नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बैठी हूं गेहूं के खेत के बीच में। मेरे हाथ में गेहूं की बाली है। तो आज हम बात करेंगे गेहूं से जुड़ी हुई, साथ ही आपको बताएंगे कुछ और फसलों के बारे में भी, लेकिन फिलहाल शुरुआत गेहूं से। पिछले 2-3 वर्षों में हमारे यहाँ से एक किस्म जो आई है वो HD 2967 है, जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए है और समय से इसकी बुआई की जाती है। और जो इस वक्त सरकार का आंकड़ा है तो करीब 8 मिलियन हेक्टेयर में इस वक्त इसको लगाया जा रहा है। उसके बाद जो हमारी किस्म आई है HD 3086 पूसा गौतमी, ये भी उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए है और ये अभी पिछले साल रिलीज़ हुई है और किसानों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है। और जो अभी पिछली बारिश हुई है, ऐसा रिपोर्ट मिला कि इस गेहूं ये जो वैरायटी जिन किसानों ने लगाई थी वहाँ लॉजिंग नहीं हुआ है, तो लॉजिंग टॉलरेंट भी है। उसके अलावा ड्यूरम वीट में भी 2 किस्में आई हैं, HI 8713 पूसा मंगल और HI 8737। ये मध्य क्षेत्रों के लिए हैं और मुख्यतः ये जो है पास्ता बनाने के काम आती हैं, पास्ता, सूजी, दलिया वगैरह के लिए। तो इनको भी लगा के किसान अपने इनकम में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जो कम पानी के इलाके हैं, जैसे उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में जो गंगा का बेसिन है, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे किसान किस्में लगा सकते हैं। जैसे HI 1544 है, HI 1531 है। इन किस्मों का क्या है कि ये बिना पानी के भी लगाई जा सकती हैं। एक और किस्म है HD 2987, बिना पानी के भी लग सकती हैं, एक पानी में भी हो जाती हैं, 2 पानी में भी हो सकती हैं। मतलब ये है कि किसान के पास जैसी पानी की उपलब्धता है उस हिसाब से इन किस्मों को लगा के अधिक उत्पादन ले सकता है। गेहूं का जो उत्पादन है उसमें प्रमुख समस्याएं जो हैं वो 3 हैं। एक तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता पौधे की, एक अधिक तापमान पे दाना न सिकुड़े वो, और पानी की जो कम उपलब्धता होती जा रही है उससे भी लड़ने की क्षमता। तो जहाँ तक बीमारियों का प्रश्न है, जो ब्रीडर होते हैं उनका हमेशा ये ध्येय रहता है कि हम जो है रोग रोधी किस्मों का विकास करें। तो आजकल जो भी किस्में मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रिलीज़ की जाती हैं भारत सरकार की तरफ से, उन सब में रोग रोधी क्षमता तो इनबिल्ट होती है। इसलिए गेहूं एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा दवाइयों का स्प्रे नहीं होता है। रही बात अधिक तापमान पे जो दाना सिकुड़ जाता है, उसके रोधी क्षमता भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और जो नई नई किस्में अभी आई हैं, जैसे एक पूर्वी क्षेत्र के लिए HD 3118 किस्म आई है, वो इन सब से रोधी है। और भी सारी जो किस्में हैं 3086, HD 2967, उन सब में अधिक तापमान सहने की क्षमता है। दूसरी बात रही पानी की, तो पानी से भी उपलब्धता कम होने की वजह से हम ऐसी किस्मों का विकास कर रहे हैं जो कम पानी में हो सके। जैसे कि HD 3043 है, HD 2987 है। और इन किस्में कम पानी की आवश्यकता होती है इनको और अधिक उत्पादन दे सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे करनाल बंट है या लूस मट है, उनको काबू करने के लिए किसान आराम से बीज का शोधन कर सकता है। उसके लिए थीरम, बीटा वैक्स या बैविस्टिन 2 ग्राम पर kg सीड से ट्रीटमेंट करके इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। जहाँ तक भूसे और चारे का प्रश्न है, तो गेहूं को चारे के तौर पे इस्तेमाल अभी शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि ऐसी किस्मों का विकास हो जो 1 कट या 2 कट के बाद भी अधिक उत्पादन दे सकें। इस दिशा में प्रयास चल रहा है। रही बात भूसे की, तो भूसे की जो आवश्यकता है वो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा है, जहाँ जानवरों की संख्या ज़्यादा है। तो हमारी जो भी किस्में उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में रिलीज़ हुई हैं, जैसे 2985, HD 2967, HD 3118, उनकी हाइट इस तरह से रेगुलेट करते हैं कि उसमें भूसे का भी अधिक उत्पादन लिया जा सके। तो भूसा भी एक ऐसी कमोडिटी बन गया है जो करीब गेहूं के ही दाम में बिक रहा है। और ख़ासतौर से राजस्थान और ऐसे सूखे क्षेत्रों में जहां इसकी सप्लाई होती है, काफ़ी डिमांड है। तो इन किस्मों से भूसे का भी अधिक उत्पादन लिया जा सकता है दाने के साथ साथ। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। किसान भाई पूछेंगे कि मुझे अंकुरण क्षमता कैसे सही हो, मैं कैसे परख सकता हूँ। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आप घर बैठे बैठे ही इसका परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आपने 100 दाना ले लिए हैं, एक गीली तौलिया में उनको रख के तौलिया को मोड़ के रख दिया है, और 7 दिन के बाद जब तौलिया खोलेंगे तो यदि 100 दाने में से 90 दाने यदि अंकुरण हो गए
यानी ये बीज बहुत अच्छी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और फसलों की। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो कि भारत चने में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाता है और इसमें दो तरह के किस्में रहती है, एक देसी वाली किस्में और एक काबुली वाली किस्में। और देसी वाली किस्में और काबुली वाली किस्में दोनों में पूसा संस्थान जो है अग्रणी है किस्मों की विकसित और विमोचन करने में। कुल 122 किस्में हैं जो इस समय देश में प्रचलन में हैं, जिसमें से 30 से ज़्यादा किस्में हैं जो पूसा संस्थान ने विकसित की गई है। यदि हम नए किस्में में देखते हैं तो जैसे देसी किस्मों में है पूसा 5028 यानी पूसा 5028, BGD 112, ये हरा चना 112 के नाम से भी आता है। इसके अलावा हमारे पास पूसा 1103 है, फिर पूसा 256 है, पूसा 72 है और पूसा 372 है। और इसी तरह यदि काबुली की किस्में देखें तो अभी इसी साल एक नई किस्म विमोचन की गई है, पूसा 3022। इसके अलावा पूसा 2085, पूसा 5023, ये भी नए किस्में हैं। अब मैं आपको एक एक किस्म के बारे में जानकारी दे सकूं और इसमें कौन सी जो तत्व हैं, जिसकी उपज कैसा है, प्रतिरोधी क्षमता किस किस कीटाणु या फफूंदा के साथ है। पर कोई भी किस्म लेने से पहले किसान भाई 3 बिंदुओं पे जरूर ध्यान रखें। यह है बीज का स्रोत। बीज का स्रोत कैसे हो? आप जहाँ से भी बीज लेते हो एक विश्वसनीय स्रोत हो, जैसे कि राष्ट्रीय बीज निगम, पूसा बीज विक्रय केंद्र, और हर राष्ट्र के भी बीज के संस्थान हैं जिससे आप बीज ले सकते हो। दूसरा है, जब आप बीज लिया तो इसमें बीज में अंकुरण क्षमता सही होना चाहिए। अब आप किसान भाई पूछेंगे कि मुझे अंकुरण क्षमता कैसे सही हो, मैं कैसे परख सकता हूँ? इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आप घर बैठे बैठे ही इसका परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आपने 100 दाना ले लिए हैं, एक गीली तौलिया में उनको रख के तौलिया को मोड़ के रख दिया है और 7 दिन के बाद जब तौलिया खोलेंगे तो यदि 100 दाने में से 90 दाने यदि अंकुरण हो गए, यानी ये बीज बहुत अच्छी है। आपने बीज का स्रोत सही लिया, अब बीज की अंकुरण क्षमता भी आपने देख लिया। तो कौन सी किस्में डालें? कुछ किस्में ऐसे हैं जो आप समय पे बुवाई करना चाहते हो और काबुली है। जैसे सबसे मोटे दाने वाले की किस्म जो पूसा संस्थान से अभी विकसित की गई है वो है पूसा 5023। पूसा 5023 का किस्म जिसका 100 दाने का वजन 50 ग्राम है, इस किस्म की औसत उपज है 1 हेक्टेयर का 27 क्विंटल है। ये औसत उपज है और इसमें उकटा रोग का सामान्य रूप से प्रतिरोधी है और ये काफ़ी मोटे दाने वाली किस्म है। ये सिंचाई क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। दूसरी काबुली चने का किस्म है पूसा 2085। यह भी काफ़ी मोटी दाने वाले किस्म है, हालांकि इसकी दाना का साइज़ जो है वो पूसा 5023 से कम है। ये 100 दाने इसके वजन रहते हैं 45 ग्राम, जबकि पूसा 5023 का 50 ग्राम रहता है। पर इसकी उपज बहुत ही ज़्यादा है, ये सिंचाई क्षेत्र के लिए ही उपयुक्त है और इसका औसत उपज प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल है। और एक किस्म जो यहाँ से विकसित की गई है वो है पूसा 2024। ये तीनों किस्में जो मैं अभी बताया था आपको, पूसा 5023, पूसा 2024 और 2085, ये किस्में जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है। अभी इसी साल एक 3022 करके, पूसा 3022 करके काफ़ी मोटे दाना वाली काबुली प्रजाति को चिन्हित की गई है उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए। इसका औसत उपज है 27 क्विंटल। इसी तरह जिस तरह काबुली की प्रजातियां हैं उसी तरह देसी की भी प्रजातियां हैं जो विकसित की गई है और जिसका उपज काफ़ी ज़्यादा है। और मुख्य तरह इनमें उकटा रोग यानी फ्यूजेरियम विल्ट, जड़ गलन रोग, ड्राई रूट रॉट के प्रति प्रतिरोधी है या सहनशीलता है। और ऐसी ही एक नई किस्म है जो पूसा 5028 करके विकसित की गई है। ये देश में विकसित की गई देसी किस्मों में सबसे मोटा दाना है। इसका 100 दाने का वजन है 40 ग्राम और इसकी औसत उपज है 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसमें उकटा रोग के लिए सहनशीलता है। और दूसरा किस्म है पूसा हरा चना 112। यह चना एक प्रत्येक मार्केट के लिए विकसित की गई क्योंकि इसकी जो दाने हैं सूखने के बाद भी हरे रहते हैं।
इसमें उकटा रोग के लिए अत्यंत प्रतिरोधी क्षमता है और सूखा सहने की क्षमता है। ये किस्म के दाने सूखने के बाद भी हरे रहते हैं, तो इसलिए किसान इसको जब चने का सीज़न ना हो तो इनको भिगो के छोले की तरह भी आजकल मार्केट में बेच सकते हैं। और दूसरा, ये स्प्राउट्स के लिए अर्बन मार्केट में इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दूसरा एक किस्म है पूसा 372। ये एक ऐसी किस्म है जो पचेती, यानी बहुत से किसान जो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश में जहाँ धान लेते हैं उसके बाद पचेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यदि पचेती में लेते हो तो ये 17 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती है, पर यदि आप समय से बोते हो तो ये 24 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती है। और एक किस्म जो देसी किस्म है जो पचेती बुवाई के लिए उपयुक्त है, ये पूसा 547। पचेती में जब डालते हो तो ये 17 से 18 क्विंटल और समय पे डालते हैं तो 28 से 30 क्विंटल तक इसकी उपज देती है। तो इस तरह अन्य अन्य किस्में हैं जो आपके उपयुक्त अनुसार इनकी बुवाई कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया बीज का स्रोत सही होना चाहिए। दूसरा हमने बताया कि बीज की चयन, यानी जिस प्रजाति का चयन करते हो वो सही होना चाहिए। पर तीसरा मुख्य बिंदु जो किसान भाई ध्यान देना चाहिए वो है बीजोपचार। चने की बीज है, बीजोपचार करेंगे तो 30 और 40 दिन के बीच में जो फफूंदा रोग लगता है, जैसे कि मैंने बताया उकटा रोग है, इसी तरह कुछ कीटाणु भी लगते हैं, इनके प्रति हम प्रतिरोधी बना सकते हैं। कौन सा बीज उपचार किस केमिकल से करना चाहिए? बाज़ार में कॉमनली मिलने वाली जैसे थायराम हो या कैप्टान हो, 2 ग्राम प्रति किलो बीज की हिसाब से बीज का उपचार करना चाहिए। इसी के साथ यदि हम लोग राइजोबियम कल्चर करके भी मिलती है, जो आप देखते हैं कि चने की या कोई दलहन की फसल यदि उखाड़ते हैं तो जड़ों में गांठ बनती है। ये गांठ क्या है कि राइजोबियम नामक एक अच्छी कृमि है जो एटमॉस्फेयर में जो नत्रजनी है वो उसको फिक्स करके पौधे को उपलब्ध कराती है। यदि ये कल्चर से हम ट्रीट करते हैं तो बुआई के 30 दिन तक क्या होता है कि ये प्रतिरोधी ही नहीं होती है पौधा, पर अपनी नत्रजनी जो है यानी नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से फिक्स करके पौधे को उपलब्ध होती है। तो ये 3 बिंदुओं के ऊपर किसान भाई ध्यान रखते हुए अच्छी चने की फसल ले सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारी जानकारियों का सिलसिला, विशेषज्ञों की राय का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकना होगा कुछ पलों के लिए। आप जानते हैं बासमती किस्मों में तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं, जिसमें पत्ती का झुलसा रोग, झोंका रोग, गर्दन तोड़ बीमारी और कीड़ों में ब्राउन प्लांट हापर यानी कि तेला या चेपा, इनके माध्यम से काफ़ी नुकसान होता है। जो पहली बौनी किस्म बासमती की विकसित की गई सन 1989 में पूसा बासमती 1, जिसको किसान भाई मुच्छल के नाम से भी जानते हैं। ये किस्म करीब 15 वर्ष तक इसकी खेती बड़े पैमाने पे की गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की। तो आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और फसलों के बारे में, साथ ही पता करते हैं क्या कहती है विशेषज्ञों की राय उन फसलों के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बासमती धान की विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं पूसा संस्थान बासमती धान की किस्मों के विकास में एक अग्रणी संस्थान रहा है। जो बासमती की परंपरागत किस्में थीं जैसे तरावड़ी बासमती, टाइप 3, देहरादूनी बासमती आदि, वो उनकी ऊंचाई काफ़ी होती थी और वो पक कर तैयार होने में 160 दिन का समय लेती थी और पकते समय अक्सर वो गिर जाया करती थी, जिससे उनकी पैदावार काफ़ी कम होती थी, करीब 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए और बासमती की गुणवत्ता को अधिक उपज देने वाली किस्मों के साथ समाहित करने के ऊपर हम लोगों ने कार्यक्रम 1960 के दशक में शुरू किया और उसके परिणाम स्वरूप जो पहली बौनी किस्म बासमती की विकसित की गई सन 1989 में पूसा बासमती 1, जिसको किसान भाई मुच्छल के नाम से भी जानते हैं। ये किस्म करीब 15 वर्ष तक इसकी खेती बड़े पैमाने पे की गई और इस किस्म ने बासमती में एक नई क्रांति लाई। सन 2003 में पूसा संस्थान के द्वारा पूसा बासमती 1121 एक नई किस्म का विकास किया गया और इस समय इस किस्म की खेती करीब 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है और इसके द्वारा जो बासमती चावल निर्यात किया जा रहा है उसके माध्यम से कुल विदेशी मुद्रा का अर्जन करीब 33,000 करोड़ रुपए का सालाना होता है। पूसा बासमती 1121 में भी कुछ कमियां थीं जिसे हम अच्छी तरह से जानते थे। मसलन इसकी लंबाई ज़्यादा थी और पकने पे कटाई के बाद अगर खेत में छोड़ दें तो ये झड़ जाती थी। इसके अलावे पैदावार भी कुछ कम थी और अवधि इसकी 145 दिन की थी।
इन सारी कमियों को दूर करते हुए सन 2013 में हमने पूसा बासमती 1509 एक और नई किस्म का विकास किया है, जो कि पूसा बासमती 1121 की तुलना में करीब 25 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार 26 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, जबकि 1121 की पैदावार करीब 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ होती थी। गुणवत्ता के दृष्टिकोण से यह किस्म पूसा बासमती 1121 से भी अच्छी है और इसकी खेती से किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। विशेष रूप से इसकी अवधि कम होने के कारण करीब 4 से लेकर के 6 सिंचाई की बचत हो जाती है और जो धान की खेती में पानी बचता है पूसा बासमती 1509 के लगाने से, उस पानी से हम गेहूं की खेती कर सकते हैं। तो यह किस्म विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, जहां पर आगे आने वाले दिनों में पानी एक बहुत बड़ी समस्या सिंचाई के दृष्टिकोण से अगर देखें तो खेती के लिए होने वाली है, इस किस्म से काफ़ी फायदा होगा। आप जानते हैं बासमती किस्मों में तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं, जिसमें पत्ती का झुलसा रोग, झोंका रोग, गर्दन तोड़ बीमारी और कीड़ों में ब्राउन प्लांट हापर यानी कि तेला या चेपा, इनके माध्यम से काफ़ी नुकसान होता है। तो इन सारी समस्याओं के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारी ये किस्म थी पूसा सुगंध 5, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आलू लगाते थे, पहले सुगंध 5 लगाते थे, इसके बाद आलू खेती करते थे। अब पूसा सुगंध 5 का 2 सुधरा हुआ रूप हमने विकास किया है, जिसमें एक है पूसा 1592। इस किस्म के अंदर पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है और दूसरी किस्म है पूसा 1612, जिसके अंदर की पत्ती का जो झोंका रोग या गर्दन तोड़ बीमारी ये बिल्कुल नहीं आती है। तो हम ये सिफारिश करेंगे कि अगर आपको आलू लगाना है तो आपको पूसा 1592 और पूसा 1612 की खेती करनी चाहिए। इसकी पौध की बिजाई आप 20 मई के आसपास कर सकते हैं और खेत में रोपाई इसकी 15 जून को कर दें और फसल जो है करीब 15 सितंबर के आसपास कर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप आलू की खेती कर सकते हैं। तो ये कुछ नए आयाम हैं बासमती की खेती में और बासमती की किस्मों के संदर्भ में, जो जानकारी मैं आपसे बांटना चाहता था। और आप जानते हैं कि बासमती के माध्यम से प्रति वर्ष हमारा देश 33,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और इसमें पूसा संस्थान की विकसित किस्मों का योगदान करीब 90% के आसपास है, जिससे किसानों में काफ़ी खुशहाली आई है, समृद्धि आई है और हम लोग इस दिशा में सतत प्रयास करते रहेंगे। नॉर्मली जो ज़्यादातर हम देखते हैं तो ऐसा है लगता कि कृषि जो है, कृषि से लोग जुड़ना नहीं चाहते। कुछ बहुत सारे कारण हैं इसमें और एक तो कुछ तो सामाजिक हैं, क्योंकि सामाजिक स्तर नहीं मिलता खेतीहर आदमी को। जो उन लड़कों की शादी के लिए रिश्ते नहीं आते जो कहते हैं कि इनकी सिर्फ ये खेती करते हैं, तो वो एक समाज के सोचने का ढंग है। लेकिन आज अगर आप देखें अपने आसपास जो मॉडर्न तरीके से नवीन तरीके अपना के, जैसे पॉली हाउस में खेती करके या उस प्रोडक्ट को उत्पाद को जो खेती का उत्पाद है, चाहे जो भी फसल है, उसको वैल्यू ऐड करके मूल्य संवर्धन करके जब बाज़ार में लेके आते हैं तो वो अधिक आय कमा सकते हैं। और इसके लिए नई तकनीकें हैं, लेकिन नई तकनीकों की जानकारी हमारे किसानों तक नहीं है और ये एक भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमारे प्रसार संरचना को थोड़ा कार्य करना चाहिए, एक्सटेंशन मैकेनिज्म को काम करना चाहिए। और ये एक तरह से हमारी पब्लिसिटी भी आप लोगों के टीवी चैनल की तरह जरिए या हमारे रेडियो के ज़रिए, ये एक जो मतिभ्रम चल रहा है, इस पर कृषि को एक फ़ायदे का सौदा है, अभी भी है, लेकिन उसको करने के तरीके बदल गए हैं। करने के तरीके जो पुराने थे, पुरातन चले आ रहे थे, जो ट्रेडिशनल थे, वो अब नहीं उसमें काम में आ रहे। अब हमें नए तरीके से खेती करनी है, उसके लिए नई तकनीकें भी हैं और किसान को भी एक उद्यमी बनने की तरह से सोच डेवलप करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर भाई क्या कहते हैं कि समय आया तो बीज खोजा, कल बुआई करनी है तो आज बीज खोज रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिजनेस प्लानिंग की तरह से, एक बिजनेस मैनेजर की तरह से प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, कृषि प्रक्रिया को। इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते हमारा पता नोट कर ले ताकि आप कर सके उसके माध्यम से हमसे संपर्क। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिंक भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें
9769577049 पर। उम्मीद है ये पता आपने नोट ही कर लिया होगा। तो याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।